बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 को स्टडी करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारे पास 10th क्लास का, जो कि चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास में। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट चैप्टर नंबर 9th क्लास 10th। इसके अंदर सेकंड टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है पेपर के अकॉर्डिंगली, पेपर में एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले इसके अंदर दो छोटी सी टर्म है। कौन सी टर्म है? एक्टिव मास और सेकंड कौन सी है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले हम इन दो छोटी सी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आगे जब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें तो समझ में आ जाए। एक्टिव मास क्या होता है? रिएक्शन का वो मास जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो मास जो उसका पार्ट होता है, इसको हम कह सकते हैं टेक अ पार्ट। टेक अ पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव मास कहेंगे। अच्छा जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं आप इसको। स्पीड ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ प्रोसीड हो रहा है। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया। अब इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं। एग्जांपल क्या है? वाटर की एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2। इसका रिएक्शन होता है 2H2O। हमारे पास ये एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 विच गिव्स अस रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2H2O हमारे पास क्या है? उसकी प्रोडक्ट है। इसमें हम देखते हैं कि एक्टिव मास क्या है हमारे पास। हाइड्रोजन का 2 मोल्स ने टेक का पार्ट किया, तो ये 2 मोल्स जो हैं हाइड्रोजन के, ये उसका क्या है? एक्टिव मास है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव मास। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो जितना उसका एक्टिव मास होगा, उसी के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक्टिव मास के अकॉर्डिंगली ही उसका क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर उसका एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर एक्टिव मास कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? उसका डिक्रीज़ कर जाएगा। ये था हमारे पास दो छोटी सी टर्म, एक्टिव मास को और रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। हमने एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया है। उसके बाद अब हम आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले इसकी थोड़े से बैकग्राउंड पे जाते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज करने वाले दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, और उन्होंने 1869 के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया है। 1869 में उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया है। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? इसको जाहिर कैसे किया जाता है? इसको जाहिर करने के लिए इसकी पहचान क्या होगी? इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाहिर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। 1869 में दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट गोल्डबर्ग और पीटर वाक, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया? प्रपोज किया है, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट कुछ इस तरीके से ज़ाहिर की जाती है। उसके अलावा उन्होंने इसका यूनिट भी फाइंड किया कि इसका यूनिट जो होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है।
लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हम उसको इजीली बयान कर सकें, इजीली समझ सकें, हमारी समझ में आ सके। अब वो दो हिस्सों, दो पार्ट कैसे करेंगे? इसको पार्ट ए में क्या है, द रेट एट विच substance react is directly proportional to its active mass, to its active mass. The rate at which substance reacts is directly proportional to its active mass. क्या कहता है? द रेट की बात की जा रही है, एट विच सब्सटेंस, किसी शय का रेट रिएक्ट करता है किस चीज़ के ऊपर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मैस के। एक्टिव मैस को हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, डिस्कस किया, एक्टिव मैस क्या होता है। अब ये जो हमारे पास पार्ट जो है वो इंडिविजुअल सब्सटेंस के अंदर बात की जा रही है। इस पार्ट को नाम दे देते हैं इंडिविजुअल सब्सटेंस। इंडिविजुअल सब्सटेंस देने का मकसद क्या था, क्यों दिया गया हमने? इसके लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसके बदले में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो क्या आती है, 2HI आती है। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग से हमारे पास रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन का एक्टिव मैस अपना है, आयोडीन का एक्टिव मैस सेपरेट है, उसका अपना एक्टिव मैस है। इन्हीं के अकॉर्डिंगली, इन्हीं की बेसिस पे ये रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड होता है। क्योंकि इसका एक्टिव मैस क्या है, 1 है, इसका भी एक्टिव मैस क्या है, 1 है, दोनों का एक्टिव मैस 1 है, और दोनों के रिएक्शन की स्पीड जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इसी एक्टिव मैस के अकॉर्डिंगली लिया गया है। इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आता है, इसका प्रोडक्ट हासिल होती है। तो इसलिए इनको हम इंडिविजुअली सब्सटेंस का नाम दिया गया। अब इसी के बी पार्ट के ऊपर हम जाते हैं कि इसका बी पार्ट क्या है, जिसको हमने सेपरेट किया था। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of active mass of reacting substance। ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, इस चीज के अंदर खुद जाहिर हो रहा है कि इस चीज के अंदर होल रिएक्शन की बात की जा रही है। इसके अंदर हमने इंडिविजुअल रिएक्शन की बात की थी, इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात की थी, इस चीज के अंदर होल रिएक्शन की बात की जा रही है। तो इसलिए हमने इसको नाम दे देते हैं होल केमिकल रिएक्शन। अब होल केमिकल रिएक्शन की बात इस चीज के अंदर कैसे की जा रही है, इसकी स्टेटमेंट को एक दफा फिर रिपीट करते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस जो भी हमारा होगा जिसने इस चीज के अंदर रिएक्ट किया है, हमारे पास यहाँ पे हम इसी एग्जांपल को दोबारा ले लेते हैं। रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, उनका एक्टिव मैस की बात की जा रही है और इनकी प्रोडक्ट की बात की जा रही है, जो उनके हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुई है। इन दोनों के रिएक्ट करने से, इन दोनों के सब्सटेंस के रिएक्शन की सूरत में हमारे पास जो चीज़ प्रोडक्ट में आती है हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब होल बात कर रहे हैं तो हमने इस पूरे रिएक्शन को इसमें स्टडी करना है, डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम इनके एक्टिव मैसेज को क्या करेंगे,
ऐड करेंगे, इनके एक्टिव मैसेज को एडिशन के बाद हमारे पास इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इनके होल रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। इसका एक्टिव मास 1 था हमारे पास, इसका एक्टिव मास भी क्या था हमारे पास 1 था। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास इसी के एडिशन के बाद इसका हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसी के अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन जो होगा वो प्रोसीड होगा। ये था हमारे पास एक्टिव मास। लॉ ऑफ मास एक्शन के कंप्लीट स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया है कि इसकी डेरिवेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन को स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करने के बाद हम इसके प्रूफ पे जाते हैं, इसकी डेरिवेशन क्या है, कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिलेशनशिप जाहिर कर रहा होता है, रिलेशनशिप को बता रहा होता है, किन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को, जिस चीज़ को हमने अभी डिस्कस किया है, एक्टिव मास को, एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन को। इन दोनों चीज़ों के दरमियान का रिलेशनशिप जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। अब हम इसके डेरिवेशन पे जाते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या है। हम दो सब्सटेंसेस लेते हैं ए और बी, इसमें रिएक्शन हमारे पास हो रहा है कौन सा, रिवर्सिबल रिएक्शन, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रही है, सी प्लस डी को हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है। किस तरीके से ये हमारे पास इम्प्लीमेंट होगा, उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमने स्टेटमेंट को अभी थोड़ी देर पहले किया है। हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन एक्चुअली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोसीड होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये प्रोसीड हो रहा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक्विलिब्रियम के टॉपिक के अंदर जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम रिवर्सिबल रिएक्शन से ही वास्ता पड़ेगा, उसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने ये बात को पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट के अंदर तेज़ी के साथ प्रोसीड हो रहा होता है, तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है, और रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो निग्लेजिबल होता है स्टार्टिंग के अंदर। इसकी वजह यह है कि जब हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है स्पीड के साथ, उसमें हमारे पास सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो उसके बदले में हमारे पास इनके एक्टिव मैसेज एक्टिव नहीं होते। जब ये एक्टिव पे आते हैं उस वक्त हमारा रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो स्पीड से प्रोसीड होता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की पहले बात करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ से, आर से मुराद रेट, ऑफ एफ से क्या मुराद है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। हम सब्सटेंसेस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हमने इस चीज़ को भी अभी स्टडी किया है। हम सब्सटेंसेस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ए भी हमारे पास सब्सटेंस था, बी भी हमारे पास सब्सटेंस था, तो हमने इस चीज़ को क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। अब हम इस चीज़ के अंदर से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई फैक्टर चाहिए होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का इक्वल की अलामत के साथ रिप्लेस कर देंगे, और उसके अंदर फैक्टर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, के एफ के नाम से इसको इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास ए और बी उसी तरीके से सब्सटेंसेस होंगे जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। ये था हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का। इसी के लिहाज से ही हमारे पास रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिवर्सली स्टार्ट हो जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, आर, आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी और डी के। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सी और डी के। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, इस इक्वल किसके होता है, के आर के, सी इंटू डी के। इसी तरीके से इसमें भी हमने प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर रखा है, वो क्या है हमारे पास, के आर है। जब ये रिएक्शन एक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। एक ऐसी पोजीशन आती है जब ये दोनों इक्वल होती हैं। हम उस पोजीशन पे जाके इस चीज़ को सोल्व करें, क्योंकि हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं। एक्विलिब्रियम स्टेट पे जाके जब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स आपस में इक्वल होते हैं, उस सूरत में हमारे पास क्या चेंजिंग आती है इस रिएक्शन में, हम कहते हैं आर एफ
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, दोनों इक्वल हो गए हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं, के एफ ए स्क्वायर ब्रैकेट बी सबस्टेंस स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरीके से रिवर्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू इसके अंदर एंटर करते हैं, वो क्या आती है, के आर सी स्क्वायर ब्रैकेट डी सबस्टेंस स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद हम किस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर जो है वो के एफ और के आर है। कांस्टेंट फैक्टर को जब हम फाइंड करने जा रहे हैं तो इनको हम उठा के दूसरी साइड पे लेके आएंगे, के एफ ओवर के आर आ जाएगा, क्योंकि इसको इधर भी डिवाइड किया, के आर को इधर भी डिवाइड किया, के आर को इधर से कैंसिल हो जाएगा, के एफ ओवर के आर हो जाएगा। अब हमारे पास उसके अलावा जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, इज इक्वल टू सी डी ए एंड बी। के एफ ओवर के आर ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्वल होता है के सी के। के एफ ओवर के आर इज इक्वल किसके होता है, के सी के, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसकी जगह पे के एफ और के आर की जगह पे हमने क्या किया है, के सी पुट कर दिया है, इस इक्वल टू हमारे पास सी प्रोडक्ट जो थी हमारे पास डी ओवर ए एंड हमारे पास ये क्या आ गया, बी आ गया। ये है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन, जो कि हमने इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ही इसके अंदर पुट की है। स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ थी वो सारी की सारी इस डेरिवेशन के अंदर मौजूद है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है। इसके बाद इसकी एक जनरल एक्सप्रेशन है, उस चीज़ को हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।